हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट पीवाई की सीरीज़ कर रहे थे हम, जिसमें ऑलरेडी हम 2021 तक के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 2020 में जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, उससे रिलेटेड कंप्लीट पेपर इसमें हम सॉल्व करेंगे। पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी_विजडम एकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो या फिर पीछे जो क्लासेस हुई है हमारे, उसमें कोई क्वेश्चन का आंसर अगर करेक्ट नहीं हो, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 2020 वाला जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें एजर्सन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एजर्सन और रीजन वाला। एजर्सन इसमें दे रखी है, अलोंग विथ वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें वाटर वेपर के साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का भी सबसे ज़्यादा रोल रहता है। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट हीट एब्जॉर्बर। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट एब्जॉर्बर में आता है आफ्टर वाटर वेपर। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 3, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दे रखे, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें हमें सीक्वेंस बतानी है, अपवार्ड सीक्वेंस कि नीचे से ऊपर की ओर जब हम आसमान में देखते हैं तो क्लाउड्स की क्या सीक्वेंस रहती है। तो इसमें हम देखें तो जो सबसे ऊपर क्लाउड्स होते हैं वो तो हमें पता है, साइरस क्लाउड होते हैं, फिर साइरो स्टाटस या अल्टो स्टाटस, ये वाले क्लाउड्स होते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा रहेगा साइरस क्लाउड, तो डी हमारा एंड में आएगा। और जो नीचे क्लाउड रहता है हमारा वो रहता है स्टेटस क्लाउड। सो स्टेटस से हमारी सीक्वेंस शुरू होगी और जो साइरस है उस पर एंड होगी। ऐसी हम सीक्वेंस देखें तो ऑप्शन 2 होगा हमारा CBAD। सबसे पहले हमारा होता है स्टेटस क्लाउड, उसके बाद रहता है स्टेटोक्यूमुलस क्लाउड, उसके बाद हमारा रहता है अल्ट्रो स्टेटस, फिर अल्टो क्यूमुलस, उसके बाद साइरस क्लाउड आ जाता है। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं हाई क्लाउड होते हैं सबसे ऊपर, जो 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में, फिर मीडियम क्लाउड या मिड लेवल वाले, फिर लो लेवल वाले। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन रहता है। ये दो से 4 किलोमीटर रहता है, इनका 6 से 8 रहता है, फिर ये 10 to 12 किलोमीटर। हाई वाला हमें याद रखने साइरस, साइरो स्टाटस, साइरोक्यूमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला एजर्सन इसमें दे रखी है थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी रिमोट सेंसिंग इज सेंस बाय रेडियोमीटर। सो रिमोट सेंसिंग में जो थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी है वो सेंसर रेडियोमीटर्स के द्वारा एब्जॉर्व की जाती है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है थर्मल इंफ्रारेड कैन नाइदर बी सीन बाय ह्यूमन आइज और नॉर कैन बी फोटोग्राफ्ड। स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए हम इसके लिए रेडियोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये हमें याद रखना है, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते ही है एजर्सन रीजन वाले। तो हमें स्टेटमेंट कई बार ये था कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है, लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो इनिशियली क्या होता है कि स्टूडेंट देखते हैं ये भी सही है ये भी सही है, चलो दोनों सही है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर हमें यह भी याद रखना आगे कि इन दोनों स्टेटमेंट को लिंक करना है कि क्या सेकंड जो रीजन दे रखा है वो इसकी एजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उसके बेस पे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वेक्टर डेटा मॉडल्स इन GIS। ये मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो हमारा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं जीआईएस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा। वही रिमोट सेंसिंग में हम देखें तो सैटेलाइट इमेजिंग या फिर एरियल फोटोग्राफ, इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रास्टर डेटा वेक्टर डेटा ऑलमोस्ट हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है इससे। क्या स्टेटमेंट दे रखा है हमें कि इट इज ए सिंपल डेटा मॉडल एंड हैज़ लो कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रास्टर डेटा की जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो बहुत हाई रहती है। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ ए कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड हैज़ हाई कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी, ये भी बताया मैंने। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डेटा होता है, ये PYQ में भी हमने डिस्कस किया है रास्टर और वेक्टर डेटा से रिलेटेड। अगला इट इज़ करेक्टराइज बाय केस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इनकरेक्ट है। इट इज़ चीप डेटा कलेक्शन प्रोसेस, इन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रास्टर और वेक्टर डेटा की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है और ये हमें नॉर्मली एक्सेस नहीं होती। ये बहुत हाई लेवल पे हमें डेटा कलेक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स चाहिए जिससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी का। सेटलमेंट दे रखी है और उनका पैटर्न पूछ रखा है कि कौन सा किससे रिलेटेड। जैसे पहली इमेज हमें दे रखी है, पहली इमेज में स्कैटर्ड डेटा है। जैसे इसका जो पैटर्न है इसको हम बोलेंगे रैंडम, कि जो पैटर्न है वो रैंडम हो गया। सेटलमेंट्स इसमें रैंडमली जगह जगह पे इस्टाब्लिश्ड है। वहीं दूसरा वाला जो बी है, बी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। इसमें हम देखें तो एक सीक्वेंस में है, यूनिफॉर्म मेथड में है, ऐसे करो, या फिर इस साइड में हम देखें तो यूनिफॉर्म है। तो ये हो गया सेटलमेंट पैटर्न यूनिफॉर्म। थर्ड वाला जो डायग्राम दे रखा है हमें, ये हमारा हो जाएगा क्लस्टर्ड, क्योंकि सब एक जगह
पास पास में है सारी सेटलमेंट्स। अगला जो दे रखा है ये फिर हमारा हो जाएगा मोर क्लस्टर्ड देन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से थोड़ा ज़्यादा क्लस्टर्ड हो जाएगा ये वाला। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल से इनमें से कौन कौन सी रिवर्स नहीं जाती है। ब्यास रिवर, ब्यास और चिनाब का आपको पता हो तो हिमाचल से ही ओरिजिन होता है इनका, तो ये दो तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। झेलम जो हमारी रिवर है ये हिमाचल से होके नहीं जाती है, तो करेक्ट हो जाएगा झेलम। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस एरिया कवर्ड बाई ए सोलर बीम ऑफ 1 मीटर विथ एट नून विथ वर्टिकल सनसाइन। तो इसका क्या होगा आंसर हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस एरिया कवर्ड बाई ए सोलर बीम ऑफ 1 मीटर विथ एट नून विथ वर्टिकल साइन। सो अगर सन की वर्टिकल साइन रहती है 1 मीटर एरिया पे, तो ये कितना के एरिया कवर करेगा, तो इसका हमारा 1 मीटर विथ ही आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एजरसन और रीजन वाला है, ये मैंने बताया इससे रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते ही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अगेन वॉन थुनन का पूछा है, तो मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूँ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में वॉन थुनन की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा विटलसे का एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ये दो टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके इजीली 2 से 4 नंबर आ सकते हैं। इस तरीके से मैं एक आपको अलग से क्लास लेके उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट से आपके कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिसके ज़रिए आप लास्ट 5-6 डेज में आपको कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा रिवाइज करने हैं उससे रिलेटेड आप पहले से प्रिपेयर कर सको, या फिर उन्हीं टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा रिवाइज करो। सो स्टेटमेंट हमें दे रखा है वॉन थुनन आर्ग्यूड दैट द सेक्शनल फील्ड आर द मोस्ट इरेशनल रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंड बाय द फार्मर्स इन ट्रेवलिंग अराउंड द फार्म। सो सेक्टोरल फील्ड के बारे में कि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है और फार्मर इनमें ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वॉन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वॉन ने मेन एग्रीकल्चर टाइप के बारे में बताया था कि कहाँ पे आपका ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, कहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ पे कम फायदा होगा, उससे रिलेटेड था। सेकंड है सेक्टोरल फील्ड्स आर नॉट कॉमन बट दे आर यूज्ड इन वेरिंग फार्मर सिस्टम एंड इन्वायरमेंट्स। स्टेटमेंट करेक्ट है, सो राइट हमारा हो जाएगा ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें लैंड फॉर्म्स दे रखे, एजेंट ऑफ डेन्यूटेशन दे रखा है। अगेन जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है एजेंट्स ऑफ इरोजन, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आता है आपका, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कौन सा लैंड फॉर्म है वो कौन से एजेंट ऑफ इरोजन या डेन्यूटेशन से रिलेटेड है। पहला मैं दे रखा है मोनेडनॉक्स। मोनेडनॉक्स अगर आपने साइकिल ऑफ इरोजन पढ़े हो तो उसमें आया था कि जो प्रोडक्ट होता है साइकिल ऑफ इरोजन में उसको मोनेडनॉक्स बोलते हैं, डेविस वाला और उनमें। सो पहले का हमारा हो जाएगा रिवर, मोनेडनॉक्स था रिवर का एजेंट्स ऑफ इरोजन में, रिवर साइकिल में एंड प्रोडक्ट। सेकंड है ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली होता है ग्राउंड वाटर में, जब पानी आपको माउंटेन से ग्राउंड प्लेन की ओर आता है तो कुछ जगहों पे क्या होता है पानी अंडरग्राउंड चला जाता है, पानी अंडरग्राउंड चला जाएगा तो वहाँ पे फिर ब्लाइंड वैलीज की फॉर्मेशन होती है, फिर वापस वाटर का रिसर्जेंस होता है, तो इस तरीके से ब्लाइंड वैलीज की फॉर्मेशन होती है। ड्रमलिन्स PYQ में हमने किया, ड्रमलिन होता है ग्लेशियर से रिलेटेड, और ड्रिकेंटेस ये होता है विंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। नोट ट्रू बताना है हमें, यह भी हमें हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ट्रू का पूछा है या करेक्ट का पूछा है या नॉट करेक्ट का पूछा है। इसमें हमें पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो रीजनल डिस्पैरिटी। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि इनिशियली जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टारगेट था कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके नहीं था, कि जो भी इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करेगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज़ करेगा, हाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी, उन पे ये इक्वल आपको बेनिफिट देगा। सेकंड है ग्रीन रेवोल्यूशन इंश्योर्ड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अमंग सेलेक्टेड क्रॉप्स। स्टेटमेंट करेक्ट है। पता है हमें कि वीट और जो राइस था, वीट और राइस से रिलेटेड इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, सो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इंश्योर्ड यूनिफॉर्म अर्निंग अमंग ऑल फार्मर्स, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे यूनिफॉर्म अर्निंग्स नहीं देखी गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जिन एरियाज़ के फार्मर प्रोडक्शन के साथ साथ जिनके पास ज़्यादा मार्केट की एक्सेस थी, या फिर जिनको पता था कि कहाँ पे हाई प्राइजेस मिल सकती है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाए, या फिर किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। कुछ फार्मर के साथ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ लेकिन उनको पता नहीं था कि मार्केट में क्या प्राइजेस चले, वो आसपास ही बेच देते, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला ग्रीन रेवोल्यूशन इंश्योर्ड मैकेनाइजेशन इन फार्म्स, स्टेटमेंट करेक्ट है, सो इनकरेक्ट हो गया यूनिफॉर्म अर्निंग वाला। नेक्स्ट हमें बुक्स के नेम दे रखे और आगे ऑथर का नाम पूछा है। सो पहला है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी ईपी ओडम की बुक थी। PYQ में हमें आया था कि इकोलॉजी से रिलेटेड कौन सा एक स्कॉलर है, उसमें हमने बताया था आपको ईपी ओडम के बारे में। सो ईपी ओडम की बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। अगला इंडियाज वाटर वेल्थ।
वाटर वेल्स वाली बुक है KL राव के द्वारा। जियोलॉजी ऑफ इंडिया DN वाडिया। डैम्स एंड अर्थक्वेक ये है HK गुप्ता। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो हमारी है जियोलॉजी ऑफ इंडिया DN वाडिया, ये हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी और इनमें कि इंडिया में जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे या फिर जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया उनमें एक प्रोफेसर वाडिया थे। तो वाडिया DN वाडिया की बुक है जियोलॉजी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिकॉग्नाइज एज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मरीन मेट्रोलॉजी। साइंटिफिक मरीन मेट्रोलॉजी से रिलेटेड कौन सा एक स्कॉलर था? सो ये हमारे थे FM मरी। मरी के द्वारा इससे रिलेटेड रिसर्च की गई थी। एल सिकिंग का आपको पता है साइकिल ऑफ इरोजन आया था। विलियम मॉरिस डेविस का भी इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 डायमेंशनल डायग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज। 2D जो टू डायमेंशनल वाला उनको क्या बोलते हैं? PYQ में हमारा एक क्वेश्चन आया था जीरो डायमेंशन से रिलेटेड कि जीरो डायमेंशन क्या होता है, या फिर एग्जाम्पल क्या था उसमें हमने किया था डॉट मेथड वाला कि डॉट जो एग्जाम्पल है वो जीरो डायमेंशन का है। यहाँ 2 डायमेंशन का पूछा है, इसका राइट आंसर होगा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर मार्केट्स आर शॉपिंग सेंटर्स लोकेटेड। हाइपर मार्केट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सो हाइपर मार्केट हम जनरली देखते हैं कि जो हमारा कंसेंट्रिक जोन मॉडल था उसमें इससे रिलेटेड बताया गया था कि जो CBD होता है, CBD में तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें ऐसे मार्केट्स नहीं देखने को मिलेगी, वो भीड़ भाड़ से बचाते हैं उस एरिया को। सो हाइपर मार्केट फिर कहाँ बनाएंगे? हाइपर मार्केट बनाएंगे टाउन से थोड़ा बाहर, ताकि वहाँ पे आपका सारा मार्केटिंग से रिलेटेड काम हो सके। तो ये आंसर हो जाएगा आउट ऑफ टाउन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोडल रीजन। प्लानिंग से रिलेटेड रीजनल प्लानिंग में हम पढ़ते हैं कि रीजन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, फॉर्मल रीजन्स, फंक्शनल रीजन्स, नोडल रीजन्स। सो नोडल रीजन्स क्या होगा? दामोदर वैली रीजन ये हमारा था फिजिकल रीजन्स में, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसमें आ जाएगा दामोदर, या फिर प्लानिंग रीजन में आ जाएगा। वेस्टर्न घाट रीजन ये फिजिकल का पार्ट हो गया। अपर गंगा ये भी फिजिकल का पार्ट हो गया। तो राइट आंसर हमारा होगा नेशनल कैपिटल रीजन, जो NCR का क्लासिफिकेशन हमने किया है NCR। तो ये एग्जाम्पल है एक नोडल रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन एजरसन और स्टेटमेंट वाला है। एजरसन दे रखी है द मून्स हाई टाइड टाइम लेग इज ईच डे इज 15 मिनट। सो हाई टाइड की जो टाइम लेगा वो 50 मिनट है। स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड है द टोटल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 साइकिल्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स एट एनी प्लेस इज 24 आवर्स 15 मिनट्स। स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1। इससे रिलेटेड भी PYQ में आया है कि जो टाइड का कंप्लीट साइकिल होता है वो कितना होता है? 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स से ज़्यादा होता है। तो ये उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगला ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ग्लोबलाइजेशन रेज द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस रिजल्टिंग इन लेसर कंट्रोल ओवर डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक सोवरेनिटी। सो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो लेस कंट्रोल जो आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी था उस पर कंट्रोल धीरे धीरे उन कंट्रीज़ का कम होता चला गया, क्योंकि ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ गया। अब जो ग्लोबल इवेंट्स होती है उनकी वजह से मार्केट इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम इंडिया का एग्जांपल देखें, US में इलेक्शन हुए, वहाँ पे कोई जीता है तो उसकी वजह से इंडिया का मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रेश होने को देखने को मिलता है या फिर राइज होने को देखने को मिलता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। फिर ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कंजम्पशन कल्चर्स दैट में नॉट बी इन कंसोनेंस विद लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज ऑफ ऑल द कंट्रीज। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबल ट्रेंड था या जिसको हम वेस्टर्न ट्रेंड बोलते हैं कंजम्पशन का, उसका इन्फ्लुएंस जो ईस्टर्न कंट्रीज है इन पे ज़्यादा देखने को मिला है। जबकि हो सकता है कि उन एरियाज़ की लाइफस्टाइल कुछ और रही हो और वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ रहे हो और वहाँ पे कल्चरल जो कंजम्पशन कल्चर है वो बढ़ रहा हो। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकंड है विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट मैच विद डार्विनियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो डार्विनियन थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या इसमें से नहीं है? सो नेचुरल सिलेक्शन हमने पढ़ा है, डार्विन ने इसके बारे में बात की थी। एडॉप्शन का बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसका भी बोला है। राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल हैजार्ड्स। इसके बारे में डार्विन ने अपनी थ्योरी में कुछ नहीं बताया था। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक एंड स्कैटर टू स्पेस। ये आपको पता हो तो PYQ में एज इट इज क्वेश्चन आया था, उसमें भी सेम परसेंटेज पूछे थे। आंसर हमारा था 30%। 30% वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन। इरोजन से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स पूछे गए। अभी हमने देखा इसी पेपर में एक पहले क्वेश्चन आया डेनुडेशन से रिलेटेड। तो इस टॉपिक से हमारे 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। पहला क्वेश्चन है पलाया, पिनेकल और पोर्ट होल्स। ये हमारा इरोजन से रिलेटेड हो गया। पलाया लेक्स होते हैं, पिनेकल्स होते हैं, पोर्ट होल्स होते हैं। ये हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इरोजन में आते हैं कि जो विंड इरोजनल एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से ये बनते हैं। अराटे, केम्स, लेविस ये डिपोजिशनल फीचर है। ड्रमलिन, फ्योर्ड्स, वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म डिपोजिशनल है। ड्रिप स्टोन्स, सिंक होल्स, यू शेप्ड वैलीज
डिपोजिशनल है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, इसमें यू शेप वैली है, ये हमारा इरोजनल में आता है, जबकि सिंक होल है ये डिपोजिशनल में आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें मैच करना पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल में भी हमने बताया आपको हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हार्टलैंड थ्योरी ये दी गई थी एच जे मैकेंदर के द्वारा। रिमलैंड थ्योरी ये दी गई थी स्पाइकमैन के द्वारा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ये सबसे पहले किया था वान वाल्केनबर्ग के द्वारा। और लॉ ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट रेड जेल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स एवरेज स्लोप एंड रिलेटिव रिलीफ आर शोन साइमल्टेनियसली। सो एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ को अगर हमें साथ में दिखाना है तो कौन से मैप का यूज करेंगे? ट्रेकोग्राफिक मैप का यूज करते हैं। इसके लिए हम राइट आंसर होगा ट्रेकोग्राफिक। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट एजर्सन वाला। अगेन एजर्सन दे रखी है इन एरियाज ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज ए मेजर साइडलाइंस ऑफ क्रॉप फार्मिंग। सो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक साइडलाइन होती है क्रॉप फार्मिंग के साथ, मतलब साथ साथ में चलता है। सेकंड में ये कह रहा है थ्रू आउट द रीजन द फार्मर्स आर हैंडिकैप्ड इन रेजिंग कैटल ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ब्रीडिंग द एनिमल्स। सो स्टेटमेंट करेक्ट है कि उन एरियाज में क्या होता है जो एनिमल हर्डिंग हो रही है या एनिमल हस्बेंड्री हो रही है वो भी साइंटिफिक लाइंस पे नहीं हो रही, वो एज ए सोर्स ऑफ अर्निंग की साथ में कुछ ना कुछ चलता रहे, इसीलिए वो एनिमल हर्डिंग करती है, यानी वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होता। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 डार्विनियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑलमोस्ट कन्फर्म टू द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म। सर जो डार्विन की थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और जेम्स हटन का कॉन्सेप्ट आया था यूनिफॉर्मेटेरिज्म, दोनों का आपस में एक दूसरे से लिंक देखने को मिलता है। यूनिफॉर्मेटेरिज्म में भी जो जेम्स हटन है वो इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था, किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुई है, वो सब कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है देयर आर हेरिटेबल वेरिएशन इन इंडिविजुअल स्पीसीज। सो स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो स्पीसीज है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है। अगर हम स्टार्टिंग से ही देखें तो वहाँ से भी स्टार्टिंग ही हमारी वेरिएशन से ही हुई है, तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ फेडरल स्टेट। इनमें से कौन सा एक फेडरल स्टेट नहीं है? फेडरल स्टेट में क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी, इस तरीके से फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। कंप्रोमाइज स्टेट, कंप्रोमाइज में फेडरलिज्म देखने को मिलता है, इम्पोज में होता है। कंपोजिट स्टेट में फेडरलिज्म नहीं होता, या फिर ये एक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 100 0 to 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 0 से 1 के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन वाली फ्रीक्वेंसीज पूछी है हमें, तो इसका आंसर होगा 47.73%। स्टेट्स का क्वेश्चन है। स्टेट्स वाले मैंने आपको पहले बताया कि डिटेल में यहाँ पे हम करवा नहीं सकते, क्योंकि स्टेट का अगर एक ही क्वेश्चन कराए तो 10 से 15 मिनट लगेगी, पूरा फॉर्मूला बताना पड़ता है, पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है, उतना हमारे पास टाइम की लिमिट रहती है। 1 घंटे की क्लास में हमें पूरा करना रहता है सारे क्वेश्चन, तो इसलिए स्टेट वालों का डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन वाइडनिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टेट्स इन इंडिया। सो स्टेटमेंट करेक्ट है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि इंडिया में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेट है उनमें जो गैप है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि कुछ स्टेट है जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ग्लोबलाइजेशन का इनमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला। वहीं कुछ स्टेट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इनमें ग्लोबलाइजेशन का इतना फायदा देखने को नहीं मिला है। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है द ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइडेड 63% ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 93% ऑफ वर्कफोर्स। सो ये डेटा हम देखें तो ऑथेंटिक नहीं है। 93% की बजाय नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये 85% दिया गया था। वहीं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था इसमें ये 92% दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा इसमें ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड आफ्टर द पार्टीशन, विच टाइप ऑफ बाउंड्री इज दिस। सो जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी पार्टीशन के बाद इसका डिमार्केशन हुआ। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री का क्वेश्चन है, ये हमारा रहेगा कल्चरल बाउंड्री, क्योंकि कल्चर के बेस पे डिवीजन हुआ था मोस्टली कि कल्चर कहाँ का कैसा है, उसके बेस पे इसका डिमार्केशन हुआ। वो अमंग द फॉलोइंग डिफाइन ज्योग्राफी एज द कोरोलॉजिकल साइंस। कोरोलॉजिकल वाला हमने आपको बताया कि हेटनर थे, जेम्स हेटनर के द्वारा दिया गया था कोरोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज। सो ग्लोबलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पूछा है, इनकरेक्ट बताना है। इट हैज़ इनहांस द स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, स्टेटमेंट करेक्ट है। द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट करेक्ट है।
रीजनल कंपेरेटिव एडवांटेज इज ऑन डिक्लाइन, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कंपेरेटिव एडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबलाइजेशन या पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है, किसी कंट्री में किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, वहीं किसी चीज़ का ज़्यादा अगर प्रोडक्शन नहीं है तो उसको इंपोर्ट करके इस तरीके से बैलेंसिंग वाला चल रहा है। तो ये हो गया कंपेरेटिव एडवांटेज। रीजनल आसपास के एरियाज में ही उस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करके, या फिर जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हुए तो उनका इंक्रीज देखने को मिला उनमें, तो स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इसमें था एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू कम्पीट इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल एज ट्रेड फैसिलिटेशन फ्रेमवर्क, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला, रिमलेट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय एम.जे. स्पाइकमैन इन, कौन से ईयर में दी गई थी? 1942 में दी गई थी स्पाइकमैन के द्वारा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और अमेरिका एक मेजर सुपर पावर के रूप में एमर्ज हो रहा था। तब स्पाइकमैन ने बोला कि जो हार्टलैंड थ्योरी थी वो आपकी यहाँ पे वैलिडेट नहीं होती है और दुनिया पे राज वही करेगा जिसके पास सी की एक्सेस रहेगी। तो वहाँ से उसने अमेरिका, क्योंकि स्पाइकमैन अमेरिकन ज्योग्राफर था, अमेरिकन नेवी में था ये, उसके बेस पे इसने अपनी थ्योरी दी थी एक्सपीरियंसेस के बेस पे। अगला, सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड एज लॉन्ग एज इलोंगेटेड रीजन्स ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स टू द विंड डायरेक्शंस आर नोन एज। सो सैंड ड्यून्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो आपकी लॉन्ग इलोंगेटेड रीज होगी और उसके साथ जब राइट एंगल बनेगा तो ये हम देखते हैं ट्रांसवर्स वाले जो ड्यून्स होते हैं। ट्रांसवर्स ड्यून में क्या होता है, इस तरीके से रीजस बनी होती है, सैंड ड्यून्स हो गए, फिर यहाँ इस तरीके से हवा चलेगी तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स। वही लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से होता है, फिर इस तरीके से जब हवा चलेगी तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्रांसवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड हैज नो सरप्लस एंड नो डेफिसिट हीट बैलेंस। सो कौन से में नो सरप्लस और नो डेफिसिट हीट बैलेंस देखने को मिलेगा, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पूछा है हमें कि कौन से लेटीट्यूड में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये इसका करेक्ट एग्जांपल रहता है हमारा 38 डिग्री वाला, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, 38 डिग्री लेटीट्यूड में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट या फिर हीट का जो है वो बैलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट मेथड्स दे रखे हैं और आगे डिवाइस बाई किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, रैंक कोएफिशिएंट मेथड। रैंक कोएफिशिएंट वाला पीवाईक्यू में हमने किया है, कैंडोल के द्वारा दिया गया था। क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडाइसेस, ये हमारा दिया गया था जसबीर सिंह के द्वारा। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड वाला दिया गया था स्टाम्प के द्वारा, डी स्टाम्प के द्वारा। और फिर इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ये दिया गया था एम सेफी के द्वारा। इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया है, लास्ट वाले क्लास में हमने डिस्कस किया है कि उसमें फॉर्मूला दे रखा था इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी का और पूछ रखा था ये किसके द्वारा दी गई है, तो एम सेफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायग्राम दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स करेक्टली शो द ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन डिफरेंट स्पेशल कॉस्ट रेवेन्यू सिचुएशन इन डायग्राम बिलो। सो ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड इसमें पूछा गया, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 46.20 वाला, ऑप्शन थर्ड। अगेन स्टेट का क्वेश्चन है तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट टू शो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कौन से कर्व का यूज करते हैं, राइट आंसर होगा ओगाई कर्व। ओगाई जो कर्व है उसका यूज करते हैं हम इसके लिए। अगला, हिस्टोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम किससे रिलेटेड है, इसका हम यूज करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मॉनसून मर्ज टुगेदर और विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो इंडियन ओशन वाली ब्रांच आती है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल वाली आती है और एक तरफ अरेबियन वाली आती है, वो दोनों आके मर्ज कहाँ पे होती है, तो राइट आंसर हमारा होगा पंजाब एंड एडजोनिंग हिमालयाज, कि जो गंगा प्लेन है उधर से तो आएगी हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच और इधर से जो हिमाचल ब्रांच जिसको हम बोलते हैं अरेबियन सी से आती है, ये दोनों मर्ज होती है आपकी पंजाब वाले रीजन में आके। नेक्स्ट है माउंटेन पास और स्टेट, ये भी मैंने पहले बताया कि इंडियन ज्योग्राफी में आपका हिमालय से रिलेटेड जो भी पास है उससे रिलेटेड हर साल एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। पहला पास है बनिहाल पास, बनिहाल पास है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में और लीपू लेक उत्तराखंड में। लीपू लेक से रिलेटेड, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा वाला जो पास है उसका हमारा नेपाल के साथ कुछ ऐसे विवाद चला था तो करंट में भी आया है, तो ये आप वैसे याद कर सकते हो लिंक करके, लीपू लेक वाला उत्तराखंड में है।
नेक्स्ट है वो इनिशिएटेड द 4 स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड जो 4 स्टेज वाला कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, ये भी PYQ में आया, ये था जॉन फ्रीडमैन के द्वारा। अगले 2 स्टेटमेंट दे रखे, पहला ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मोशन आर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है कि कैपेबिलिटी या फिर ऐसी एनर्जी जिसका हम यूज कर सकते हैं, ना कि जो कि एनर्जी ऑफ मोशन। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरीज और प्रोपोनेंट्स दे रखे हैं। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी हम पढ़ते हैं जेफर्स के द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट ही हॉल एंड दाना के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस के द्वारा, PYQ में हमने कराया। डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मेटेरिज्म जेम्स सटन के द्वारा, इसी क्लास में मैंने बताया आपको यूनिफॉर्मेटेरिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। फिर है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स आर कॉमन इन। सो ड्राई पॉइंट वाली सेटलमेंट्स है वो ज़्यादातर कहाँ मिलती है, तो ये राइट आंसर हमारा रहेगा माउंटेन रीजन में। माउंटेन रीजन में ड्राई पॉइंट वाली सेटलमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रीज इंगेज्ड इन सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग हिंदी में जिसको हम जीवन निर्वाह कृषि बोलते हैं, ये ज़्यादातर कौन से एरियाज में देखने को मिलती है। डेवलपिंग इकोनॉमीज, स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, स्टेटमेंट करेक्ट है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो A, B और C हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो अकॉर्डिंग टू हार्टसोन हैड सेट द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट फॉर द फ्यूचर। सो हार्टसोन ने बताया था कि जियोग्राफिकल थॉट का जो फ्यूचर है वो किसी एक पर्टिकुलर स्कॉलर का नाम लेके बताया था, उसका हमें नाम बताना, तो था हंटिंगटन, रिक्टोफन। हार्टसोन ने कहा कि रिक्टोफन ने जो ज्योग्राफी में रिसर्च किया या फिर जो कॉन्सेप्ट दिया उसकी वजह से जियोग्राफिकल थॉट का फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन मिली है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिवेशन अप टू द कोपर्स AI टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन एक्सटेंड फ्रॉम मीन सी लेवल। सो जो कोपेन का, ये कोपर्स नहीं है यहाँ पे कोपेन होगा, कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था उसमें जो हमारा हाइट का यूज़ किया गया था कि हाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना दिए गए थे उसमें कहाँ से मीन सी लेवल से वो स्टार्ट करता है, 1000 मीटर से ऊपर के लिए वो अलग क्लासिफिकेशन देता है। नेक्स्ट हमारा 2 स्टेटमेंट दे रखे, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन हैज इंक्रीज आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 1860s। सो स्टेटमेंट वैसे करेक्ट है, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो उसे लिंक करके हम देख सकते हैं। ब्राज़ील एंड इंडिया यूजेस मोर ऑक्सीजन एनुअली देन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेटा है नहीं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला हमारा करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स दे रखे और एजेंट दे रखे। अगेन जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है, ये थर्ड क्वेश्चन आया हमारा इस पेपर में सेम टॉपिक से। पहला दे रखा मोरेन्स, मोरेन्स हमने पढ़ा है कि ग्लेशियर से रिलेटेड है। सिल्ट हमें मिलती है रिवर्स। लोइस विंड इरोजन से बनते हैं, और ड्रिप स्टोन्स अंडरग्राउंड वाटर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्टडी इन सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज न्यू ट्रेंड इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इट इज टर्म्ड एज। सो जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें हम कुछ नई चीज़ें पढ़ना शुरू किया, जैसे सोशल एंड हेल्थ इश्यूज है उसको भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट मानने स्टार्ट कर दिया है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी वाले इश्यूज भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट बन गए, इसको हम बोलते हैं मेटा पॉलिटिक्स। जो नया ट्रेंड देखने को मिल गया, मेटा जियो पॉलिटिक्स बोला जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट दे रखे दो, पहला इन एनी सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, स्टेटमेंट करेक्ट है, जो न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं हम एनर्जी से रिलेटेड। अगला द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। एनर्जी फ्लो वाला जो सिस्टम है वो यूनिडायरेक्शनली देखने को मिलता है कि लो ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक इस तरीके से एक डायरेक्शन में चलता है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजरसन रीजन वाला, एजरसन दे रखी है लैंड कैपेबिलिटी अप्रोच इज दैट वेयर लैंड वाज graded according to its susceptibility to soil erosion under differing farmer and forestry system of production। सो स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, लैंड कैपेबिलिटी अप्रोच करेक्ट दे रखा है कि किस तरीके से लैंड की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। फिर है द मोस्ट डिमांडिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वुड therefore concentrated on the best and the most extensive on the poorest land। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है, लेकिन ये दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं मिला, तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। फिर है रिया इज एन एग्जांपल ऑफ, रिया ये एक सबमर्ज अपलैंड शोर का एग्जांपल है। रिया वाला हम पढ़ते हैं कोस्ट के, जो नॉर्वे और स्वीडन के आसपास जो कोस्ट पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड टाइप्स ऑफ कोस्ट में, तो सबमर्ज अपलैंड वाला शोर है ये। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एट द एपी सेंटर।
तो ईपी सेंटर पे कौन सी वाली जो वेव्स है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है? एल वेव्स हम देखते हैं ग्राउंड वाली वेव्स है, ग्राउंड इसका ईपी सेंटर से ओरिजिन होता है, जबकि एस वेव खत्म होती है हमारी ईपी सेंटर पे आके। तो एस वेव की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है ईपी सेंटर पे। Which of the following process is related to absorption of inorganic salt and water by plant roots? So plants जो inorganic salts का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये मैंग्रोव वाला, मैंग्रोव फॉरेस्ट का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो प्लांट्स है वो ओशियंस के अंदर ग्रोथ करते हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस वहाँ पे काम करती है, जिससे वो सॉल्ट का इंटेक्ट करते हैं समुद्र के अंदर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ज्योग्राफी? सो ग्रीक ज्योग्राफर का सही सीक्वेंस पूछिए हमें। इसमें अगर आपको पता हो तो अनेक्सामिंदर हमारे सबसे पहले थे, फिर हेरोडोटस थे, फिर इरेटोस्थेनीस आए थे, फिर हिपार्कस आए थे। सो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप रिप्लेसमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय? स्लोप रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी, स्लोप डिक्लाइन की थ्योरी दी गई थी डेविस के द्वारा, स्लोप रिप्लेसमेंट की दी गई थी पेंक के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर एडवोकेटेड ए पॉलिसी ऑफ डेलिब्रेशन इन बैलेंस्ड डेवलपमेंट? सो बैलेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? आंसर होगा हिर्ट्जमैन के द्वारा। मिडाल की हमें पता है क्यूमुलेटिव कोजेंशन थ्योरी आई थी, और उसके बाद जो डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी है उसमें हिर्ट्जमैन ही था मेन। बाकी एजी फ्रैंक आर नरके इससे रिलेटेड नहीं है। द रिजिड वेव सराउंडेड बाय जियोसिंक्लाइंस वर कॉल्ड बाय कोबर एज? सो कोबर की थ्योरी आई थी, अगर आपको पता हो तो, पिवट स्टोन थ्योरी। तो उसमें जो जियोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड उसने जो रिजिड वेव्स बन रही थी उसको क्या बोला था? उसको बोला जाता था क्रेटोजीन। प्राइमरम फॉर एंड रफ, ये हमें पता है, जो पेंक का साइक्लोपिरोजन था उसमें स्टार्टिंग और एंड फेज वाला जो प्रोडक्ट था उसको बोला जाता था। नेक्स्ट है, देयर आर 3 वेल डिफाइंड फेजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। द सेकंड फेज विच इज मार्केट विथ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन इन फोकस ड्यूरिंग? सो इंटरनेशनल ट्रेड में 3 फेज में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो उसमें जो थर्ड फेज है उसका पूछ रखा है हमें कि थर्ड फेज कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था? राइट आंसर होगा 1970 से 1990, और थर्ड फेज हमारा स्टार्ट हुआ है 1990 ऑनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसाइकल पीरियड इज करेक्ट फॉर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का जो रिसाइकलिंग है वो कितने सालों में होती है? राइट आंसर है 2000 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजरसन रीजन बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर इज ए स्कीम अंडर विच पब्लिक ऑपरेटर्स आर इन्वाइटेड टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड ब्रिजेस? स्टेटमेंट करेक्ट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं कि बीओटी मॉडल की बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर, यानी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो सड़कें बना दी या फिर कुछ गवर्नमेंट का काम करते हैं, फिर गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट रीजन इसका दे रखा है, नेशनल हाईवेज एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अंडर बीओटी स्कीम। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नेशनल हाईवेज वाला एक्ट आया था उसका मेन पर्पस था कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हाईवेज को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करना, ताकि वो टोटली गवर्नमेंट के अंडर में रहे और गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट फंड प्रोवाइड करवा सके। सो एनएचआईए को ज़्यादा पावर देने और कुछ हाईवेज को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने के लिए ये एक्ट आया था। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और रीजन इसका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल क्या नहीं है इसमें से? फिश नॉन रिन्यूएबल में आता है, प्लांट्स इसी में आते हैं, सोलर एनर्जी भी इसी में आता है। तो हमें नॉन रिन्यूएबल का पूछा है, सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल में, ये एक रिन्यूएबल सोर्स हो गया, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोलर एनर्जी, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी का। अगला, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट दे रखे, पहला, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर एरिया नियर द ओशियनिक बॉटम द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम सरफेस टुवर्ड द डेप्थ। सो जब आपका बॉटम पे प्रेशर बढ़ता है उससे आपका जो सरफेस की और भी डेंसिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, इफ लाइट सरफेस वाटर इज ड्रिवन अवे बाय विंड्स डेंस सब सरफेस वाटर अपवेल्स ऑन द सरफेस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो अपर सरफेस वाला पार्ट है अगर उस पानी को हम साइड में शिफ्ट करते हैं तो जो नीचे का पार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, नीचे का पानी ऊपर आएगा। सिंपल ये कहना चाह रहा है इसमें, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
एजर्सन रीजन वाला है। एजर्सन में दे रखा है एलूटियन आइलैंड्स आर साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। स्टेटमेंट करेक्ट है। एलूटियन आइलैंड हम पढ़ते हैं उसमें वोल्केनिक जो हॉटस्पॉट थे उससे रिलेटेड है। सेकंड है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन आर साइट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। कन्वर्जेंस यानी जहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकरा रही हो तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्सन की। अगले में विच ऑफ द फॉलोइंग टू सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। सो कार्बन डाइऑक्साइड टू सोर्सेस कार्बन इज रिलीज। सो कार्बन रिलीज से रिलेटेड हमें दो सोर्स पूछ रखे हैं इसमें से। वोल्केनिक इरप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन देखने को मिलता है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल करेक्ट है। लैंडस्लाइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, सो जनरली हम सोचे तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला ओपन माइनिंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो राइट आंसर होगा ए और बी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स डिफर फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड्स ऑफ फॉर्मेशन। सो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे हम पूछा टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म वाला। अगेन एजेंट्स ऑफ इरोजन से ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है इस पेपर में। पहला रेपिड्स, स्कारपेंट्स, क्योस्टर्स और अगला ड्रिप स्टोन्स। सो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ड्रिप स्टोन। बाकी सारे जो हमारे वो इरोजनल हो गए। ड्रिप स्टोन है ये एक डिपोजिशनल फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी वाज गिवन बाय जेफरसन इन। जेफरसन ने प्राइमेट सिटी वाला कॉन्सेप्ट कब दिया था, तो ये हमने पीवाईक्यू में किया। उसमें प्राइमेट सिटी का पूछ रखा था कि ये कॉन्सेप्ट आया कब था या फिर किसके द्वारा दिया गया था। इसमें दे रखा है किस ईयर में आया था, तो 1939 में। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज करेक्ट टू शो इनइक्वालिटी ऑफ टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं लोरेंज कर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्सन दे रखी है लेटराइट सोइल इज फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड्स। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेटराइट सोइल की फॉर्मेशन ऐसे ही देखने को मिलती है जब आपका हाई तो रेनफॉल हो साथ में हाई टेम्परेचर हो, तो उसकी वजह से लेटराइट सोइल्स की फॉर्मेशन होती है। सेकंड है लेटराइट सोइल्स स्वेल ग्रेटी एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट इन रेजी सीजन, ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लग्ड। सो सेल्फ प्लग्ड वाली सोइल में हम पढ़ते हैं ब्लैक सोइल इसका एग्जांपल है, ना कि लेटराइट सोइल। सो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है स्कॉलर का, अरब स्कॉलर्स वो मेड करेक्शंस टू टोलमीज वर्क। सो टोलमीज वर्क में करेक्शन किस अरब स्कॉलर ने किया था। राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा अल इदरीसी। अल इदरीसी ने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए थे। जो हमारा मिडाइवल ज्योग्राफिकल थॉट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली हर पेपर में एक क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। उसमें भी 3-4 स्कॉलर किया है, इब्न खालदून का है, अल इदरीसी का है, अल मसूदी का है, इब्न बतूता का है। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कि या तो इनकी बुक्स पूछी जाती है या फिर इनका कोई पर्टिकुलर वर्क पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्सन रीजन वाला। एजर्सन दे रखी है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज कमिटेड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एज वन कांट फंक्शन विदाउट द अदर। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड दोनों को आपस में लिंक किया गया है। स्टेटमेंट करेक्ट होगा हमारा। सेकंड है स्केल वॉल्यूम एंड इफिशियंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैव all continued to increase since 1970s due to ongoing process of global space time convergence। so globalization का 1970s के बाद में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला है। स्टेटमेंट करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है पहले की। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन ऑफ एसिमुलेशन एंड जोन ऑफ डिस्कार्ड, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ। सो जोन ऑफ डिस्कार्ड और जोन ऑफ एसिमुलेशन ये हमारी थ्योरी है कंसेंट्रिक जोन मॉडल, जिसमें जो सीबीडी था उससे रिलेटेड है। सो सीबीडी ऑफ सिटी उससे रिलेटेड हम ये दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगले में दे रखा आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर मास विद सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो 25 डिग्री सेल्सियस इज 20 ग्राम्स एंड वाटर वेपर कंसेंट्रेशन इज 5 ग्राम्स। सो 5 ग्राम वाटर वेपर कंसेंट्रेशन, 20 ग्राम हमें दे रखा है इसमें मिक्सिंग रेशियो और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। सो इसमें हम फॉर्मूला का यूज करके जब निकालेंगे राइट आंसर हमारा आ जाएगा 25%। तो यहाँ पे हम देखें तो क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट है उसमें जो फॉर्मूलाज दे रखे उनकी एप्लीकेशन दे रखी है कि उनमें जो हमें डेटा दे रखे वो डेटा एंटर करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्सन रीजन का। एजर्सन दे रखी है 8% द गवर्नमेंट सेक्टर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज। स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट हो जाएगा कि जो IT सर्विसेज है गवर्नमेंट उसका बहुत लार्ज स्केल पे यूज कर रही है। सेकंड है इंडियन कंपनीज है आउट परफॉर्म्स MNCs इन द टोटल रेवेन्यू एंड इवन IT एक्सपोर्ट मार्केट्स। सो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, जो ग्लोबल MNCs है उनको भी इंडिया की जो कुछ कंपनीज है उन्होंने ओवरटेक कर लिया है।
तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी एजर्सन की। अगला, वो अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डाइकोटोमी ऑफ जनरल वर्सेस स्पेशल जियोग्राफी। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ आपका पीवाईक्यू में, तीनों बार सेम टू सेम पूछा गया। जनरल और स्पेशल ज्योग्राफी वाला क्लासिफिकेशन किसने किया था सबसे पहले? राइट आंसर इसका होगा बर्नार्ड वरेनियस। बर्नार्ड वरेनियस ने 17वीं सेंचुरी में सबसे पहले ज्योग्राफी का जो क्लासिफिकेशन किया था, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी, इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक ज्योग्राफी। तो ये क्लासिफिकेशन बर्नार्ड वरेनियस के द्वारा किया गया था, और यहीं से हमारा जो डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म है ज्योग्राफी में वो स्टार्ट हुआ था। अगला, टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन दे रखा है और अप्रोक्सीमेट साइज दे रखी है कि जो प्रिसिपिटेशन की टाइप्स है उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती है उनकी साइज के बेस पे हमें सही मैच करवाना है। जैसे मिस्ट, मिस्ट की साइज रहती है सबसे कम देखने को मिलती है 0.005 से 0.5 मिलीमीटर। उसके बाद हमारा रहता है स्नो, स्नो के 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक। ग्रेपल्स, ग्रेपल्स हमारे होते हैं 2 से 5 mm के, और स्लिट, स्लिट होती है 0.5 से 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ट इन वाटर और अमाउंट इन सी वाटर। तो सोल्ट का जो वाटर है उसमें सोल्ट का परसेंटेज पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 27%। उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम क्लोराइड 3%, फिर होता है मैग्नीशियम सल्फेट 1.6 और कैल्शियम सल्फेट 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सन हु डिफाइंड पॉल्यूशन एज। सो पॉल्यूशन की डेफिनेशन दी थी, द प्रेजेंस एट लार्ज ऑफ substance or energy patterns which have been involuntarily produced, have outlived their purpose, have escaped by accident, or have unforeseen effect in quantities which harm man's health or do offended him। तो ये वाली जो डेफिनेशन है पोल्यूशन की, ये किसके द्वारा दी गई थी? राइट आंसर होगा लॉर्ड केनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट दे रखे वेवर्स की थ्योरी का, क्रॉप कॉम्बिनेशन का। ही प्रपोज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग सुपीरियर to simple inspection of relative weights of the enterprises in a given area। स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है ही एडेड ए टाइम डायमेंशन टू द नोशन दैट ब्रिटेन्स बेस्ट एंड वर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, टाइम डायमेंशन उसमें ऐड नहीं किया गया था क्रॉप कॉम्बिनेशन वाली थ्योरी में। ही साउट टू फाइंड द नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस दैट मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल एंटरप्राइज कॉम्बिनेशन। स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगला, ही अडोप्टेड ए मेजर ऑफ यील्ड डिफाइंड एज द पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ जियोग्राफिक एरिया फार्मलैंड अंडर गुड मैनेजमेंट। स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा ये, राइट आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड आर द वर्क ऑफ। सो ये वाली जो बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, ये वाली बुक लिखी गई थी फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्सोमेट्रिक कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है इट शोज द एरिया हाइट रिलेशनशिप ऑफ ड्रेनेज बेसिन। स्टेटमेंट करेक्ट है, एरिया हाइट रिलेशनशिप ही पढ़ते हैं हम हिप्सोमेट्रिक कर्व में। अगला, कॉन्वेक्स कर्व इंडिकेट्स दैट बल्क ऑफ बेसिन एरिया रिमेन्स एट रिलेटिवली लो एलिवेशन। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला, एक कॉन्केव कर्व इज करेक्टराइज बाय डिफ्यूजिव हिल स्लोप प्रोसेस एज ए लैंड स्लाइडिंग स्लोप क्रीप एक्सेट्रा। सो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट होगा। द सिंपल वे टू करेक्टराइज द शेप ऑफ हिप्सोमेट्रिक कर्व फॉर एनी ड्रेनेज बेसिन इज टू कैलकुलेट हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल। स्टेटमेंट करेक्ट है। एचटी के बारे में पढ़ते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व में, राइट हो जाएगा हमारा ए और डी। नेक्स्ट है डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग आर एग्जांपल ऑफ जीआईएस प्रोसीजर। सो डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट जो पार्ट है वो जीआईएस में जो डेटा कलेक्शन है उसमें किस पार्ट में आता है? सो ये आता है डेटा एक्विजिशन में। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर डिक्लेयरिंग इन एग्रीकल्चर ग्रोथ इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। सो ज्योग्राफिकल रिफॉर्म से रिलेटेड है। डिक्लेयरिंग इन पब्लिक एंड जनरल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। स्टेटमेंट करेक्ट है। डिविंडलिंग फार्म साइज करेक्ट है। फेलियर टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज करेक्ट है। प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। आंसर ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कौन सा इसमें से पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है? तो बोमेन, आर रोस्टन, फ्रेडरिक रेडजेल, एच जी मैकेंदर। मैकेंदर का हमें पता है कि इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में थ्योरी आई है। रेडजेल का हमें पता है लेवेंसराम वाला जो कॉन्सेप्ट आया था। तो सी और डी वाला तो होगा ही नहीं, सी को हटा देते हम, बाकी इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे। बोमेन की थ्योरी हमारी आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था उसमें, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर जॉन्स्टन।
बी ओनली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉमनली यूज टू एस्टिमेट न्यूमेरिकली द चेंज टेकिंग प्लेस इन वन सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन अदर सेक्टर। सो अगर किसी एक इंडस्ट्री में चेंज आता है तो उसकी वजह से दूसरे एरियाज में भी चेंज देखने को मिलता है। ये हम किसके थ्रू एनालाइज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। फिर हाउस होल्ड रजिस्टर इन जापान वाज नोन बाय द नेम, हाउस होल्ड रजिस्टर ये जाना जाता है कोसेकी के नाम से। कल्चरल ज्योग्राफी में आता है ये क्वेश्चन हमारा। फिर है लिस्ट दे रखी है नेम ऑफ ऑथर की और आगे बुक दे रखी है। वेबर, वेबर का मैंने बताया इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी आई थी, सो थ्योरी ऑफ लोकेटिंग इंडस्ट्रीज फोर्थ हो जाएगा। होवर की, होवर का हमारा कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, तो लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रेड, प्रेड का तो बिहेवियरल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट आया था मेंटल इमेज वाला, मैट्रिक्स वाला, तो ये प्रेड का होगा बिहेवियर एंड लोकेशन, फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफिक एंड डायनामिक लोकेशन। और डीएम स्मिथ, स्मिथ का था इंडस्ट्रियल लोकेशन इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर की हीटिंग में किस किस का क्या रोल रहता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सन, स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टेटमेंट करेक्ट है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, तो इसकी वजह से हीटिंग नहीं होगी, कूलिंग होगी। वॉयलेशन ऑफ ओशन लॉस, स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, कोई लिंक नहीं है हीटिंग में। राइट आंसर ए और बी। नेक्स्ट एजर्सन रीजन वाला है, द लोकेशनल क्लाइमेटिक फैक्टर पुट बाय मैकेंदर हार्टलैंड्स एट रिलेटिव डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू सर्टेन अदर लार्ज एंड वेल टू डू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सो मैकेंदर से रिलेटेड है, स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकेशन और क्लाइमेटिक फैक्टर मैकेंदर बताता है जिस एरियाज में एक्सेस नहीं होगी वहाँ पे उसको कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यूरेशिया वाला पार्ट था, रशिया का जो मेनलैंड वाला पार्ट था, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, तो उसको आप कैप्चर कैसे करोगे? और अभी इसका हम एग्जाम्पल देखें तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो उसमें यही एक मेजर रीजन है कि यूक्रेन क्यों नहीं जीत पा रहा है रशिया को, या फिर क्यों नहीं ओवरटेक कर पा रहा है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि आप रशिया के अंदर तो जा नहीं सकते। सेकंड इसमें दे रखा हेटलैंड वाज ए रीजन ऑफ परमानेंट डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एज रिजल्टेंट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो यही बात मैंने अभी बताई कि हेटलैंड वाला एरिया ऐसा था कि एक्सेसिबिलिटी बहुत मिनिमल होती है, उसमें वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सही इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगला है सी सरफेस टेम्परेचर, जो आपका आइडियल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आइडियल सी सरफेस हम पढ़ते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन एक्टिविटी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स है वो मोस्टली कौन सी सीजन में देखने को मिलते हैं? राइट आंसर होगा समर और ऑटोमन सीजन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल टू डेवलप ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक एसेंशियल कंडीशन क्या रहेगी? इसमें प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, पानी की कंटिन्यू सप्लाई अगर चलती रहे तो उससे आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए ओशियंस जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इसका साइक्लोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और जैसे ही वो लैंड पे आते हैं उसका डिसअपियरेंस हो जाता है या फिर वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्या नहीं है? वॉयलेंट विंड्स इसमें देखने को मिलती है, टोरेंशियल रेनफॉल होती है, थंडर स्टॉर्म भी आता है साथ में, डेंस फॉग वाला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन वेस्ट इंडीज। सो वेस्ट इंडीज में ट्रॉपिकल साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा हरिकेन। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटिस्टिक्स का है, जिसमें हमें एक क्लास लिमिट दे रखी है 100 से 200, इस तरीके से है 1000 तक है। फिर आगे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इसके हमें आगे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला पूछ रखा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज फॉर क्लास 301 से 400। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी हमें क्लास 301 से 400 तक की, 24 है। इसको परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछने के लिए पहले हम इसको टोटल करेंगे, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 12 4 16, फिर ये हो जाएगा 40 80 96 108 118 और 123 125। तो टोटल जो हमारी वैल्यू है 125 है, और यहाँ पे दे रखा हमें 24। सो 125 का 24 निकाल लेंगे हम, ये कितना परसेंटेज आएगा हमें, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। राइट आंसर इसमें होगा हमारा 19.2%। अगले में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटायर डेटा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली, इंटायर डेटा किया 125। नेक्स्ट में पूछ रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 401 to 500 फ्रॉम द गिवन डेटा। सो 401 से 500 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी है, 401 से 500 की CF है हमारी 40।
तो आंसर हो जाएगा 40। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पूछा तो क्यूमुलेटिव हमारी आई थी 80, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। तो 400 इसका आंसर आ जाएगा 80 CF। अगले में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। अर्थमेटिक मीन वैल्यू के लिए हम कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन वैल्यू, जो हमारी वैल्यूज दे रखी है हमें। पहले हम इन सब का इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। मीन निकालने के लिए पहले इन सब का मिड पॉइंट निकालेंगे हम। मिड पॉइंट जैसे 200 और 100, तो ये टोटल इसको हम करते हैं तो ये होगा 301। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 150.5। इस तरीके इन सब की मीन मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको टोटल करेंगे, टोटल करके उसको 125 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 483, ये इसका अर्थमेटिक मीन होगा। अगले में हमें पूछा मोड वैल्यू। मोड वैल्यू क्या होती है आपकी, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है, कि कौन से में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो डायग्राम में हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिपीट या फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू है 401 से 500 वाले की, तो 40 है इसकी, तो इसका ये हमारा होगा मोड वैल्यू। 401 से 500 के बीच की कोई वैल्यू है, एग्जाम्पल में 441, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ये हमारी होगी मोड वैल्यू। इसी के साथ हमारा 2020 वाला पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे PYQ में हम 2019 और 2018 2 साल के पेपर और बचे। उससे पहले मैंने पहले आपको बताया कि 2018 से पहले UGC नेट का पैटर्न अलग था, उसमें ज्योग्राफी के 2 पेपर होते थे। पेपर 1 और 2 दोनों में 75 क्वेश्चन आते थे। 2018 के बाद जो अभी पैटर्न चल रहा है 100 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, ये वाला पैटर्न है। तो इस वाले पैटर्न के हम सारे PYQs करेंगे। तो पिछले 2 साल के और बचे हमारे 2018 और 2019 की, अगली 2 क्लासेज में वो हम कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो पेपर है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।